लिखा है फाइंड द एचसीएफ, एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमें फाइंड करना है 480 और 720 का यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और मेथड हम यूज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो बच्चा क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है तो हम इन दोनों नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करेंगे। सबसे पहले हम 480 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 482 से डिविजिबल है, 480 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 240 आएगा, और 240 भी 2 से डिविजिबल है तो यहाँ 120 आएगा, और 120 भी 2 से डिविजिबल है तो 60 आ जाएगा 120 को 2 से डिवाइड करके। अब 60 को भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो यहाँ 30 आएगा, इवन 30 भी 2 से डिविजिबल है और 30 को 2 से डिवाइड करके हमें 15 मिलता है। अब 15 जो है ना 2 से ना डिवाइड होकर 3 से होगा, और 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें 5 मिलेगा, और 5 एक प्राइम नंबर है तो 5 से ही डिवाइड होगा। तो 480 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमारी क्या रहेगी, देखो 2 इसमें कितने टाइम्स आ रहा है, 2 5 टाइम्स आ रहा है, तो हम लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 5, और 3 ओनली 1 टाइम आ रहा है तो इसको हम 3 रेज़ टू पावर 1 लिखेंगे, और पावर 1 हम ना भी लिखे तो चलता है लेकिन अभी हम लिख देते हैं। और इधर उसके अलावा 5 रेज़ टू पावर 1 आएगा कि 5 एक 1 टाइम आ रहा है। अब हम 720 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं बच्चा। 720 2 से डिवाइड हो रहा है पहले तो ये 360 आएगा, 360 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 180 आएगा, 180 भी 2 से डिवाइड हो जाता है तो 90 आएगा, और 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा। अब 45 2 से ना डिवाइड होकर 3 से हो सकता है, और 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 15। अब 15 अगेन 3 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास 5 आएगा, और 5 एक प्राइम नंबर है तो 5 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, और फाइनली 5 को 5 से डिवाइड करने पे इधर हमारे पास 1 आ जाएगा। अब 720 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या रहेगी, देखो बच्चा 2 कितने टाइम्स आ रहा है 4 टाइम्स, तो हम लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई 3 कितने टाइम्स आ रहा है 2 टाइम्स, तो 3 रेज़ टू पावर 2, और 5 कितने टाइम्स आ रहा है 1 टाइम ओनली, तो 5 रेज़ टू पावर 1। ओके, अब हम इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे। एचसीएफ जैसे कि मैं बता चुका हूं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, इसमें हम क्या लेते हैं बच्चा, जो दोनों में कॉमन प्राइम फैक्टर होता है ना उसकी स्मॉलर पावर लेते हैं, और स्मॉलर पावर क्यों लेते हैं ये मैं आपको एचसीएफ फाइंड करने के बाद बताऊंगा। देखो बच्चा दोनों में 2 कॉमन है, और स्मॉलर पावर क्या है 2 रेज़ टू पावर 5 और 2 रेज़ टू पावर 4 में से 4 स्मॉलर है तो हम इधर 2 रेज़ टू पावर 4 ले लेंगे। ओके, एंड देन मल्टीप्लाई, अब 3 भी दोनों में कॉमन है तो 3 रेज़ टू पावर 1 और 3 रेज़ टू पावर 2 में से 3 रेज़ टू पावर 1 स्मॉलर है तो इधर 3 रेज़ टू पावर 1 लेंगे, पावर 1 हम ना भी लिखे तो चलेगा बच्चा, लेकिन कोई और पावर होती है तो हम उसको लिखते हैं। और फाइनली 5 रेज़ टू पावर 1 दोनों में है, 480 की प्राइम फैक्टराइजेशन में भी और 720 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन में भी, तो दोनों में 5 कॉमन है और पावर सेम है, तो हम जो पावर होगी दोनों में वही ले लेंगे, 5 रेज़ टू पावर 1 ही रहेगी, तो 5 रेज़ टू पावर 1 को हम 5 लिख सकते हैं। अब एचसीएफ क्या होगा बच्चा, देखो 2 रेज़ टू पावर 4 का मतलब है 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 4 4 मल्टीप्लाई 2 8 8 मल्टीप्लाई 2 इज 16, तो 16 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, और इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमें मिलेगा 240, तो हमारा एचसीएफ 240 आ गया। अब एचसीएफ में हमने स्मॉलर पावर क्यों ली इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है दोनों में का कॉमन फैक्टर होता है, और फैक्टर जो है ना दोनों नंबर से स्मॉलर होगा, दोनों नंबर से स्मॉलर होगा, 480 से भी छोटा होगा और 720 से भी छोटा होगा, और ये दोनों नंबर 240 से डिवाइड भी होंगे, डिविजिबल होंगे पूरी तरह से। तो अगर इसको हमें छोटा बनाने के लिए हमें एचसीएफ में क्या करना होता है, स्मॉलर पावर लेनी, तो इसलिए हम एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में स्मॉलर पावर लेते हैं। अब नेक्स्ट हम एलसीएम फाइंड करेंगे बच्चा, एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हम क्या लेते हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर। अब हाईएस्ट पावर क्या रहेगी 2 रेज़ टू पावर 5 और 2 रेज़ टू पावर 4 में से 2 रेज़ टू पावर 5 ही हाईएस्ट है ना, तो हम 2 रेज़ टू पावर 5 इधर लिख देंगे, मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 1 और 3 रेज़ टू पावर 2 में हाईएस्ट पावर क्या 2 है तो इधर 3 रेज़ टू पावर 2 आ जाएगा। अब फाइनली 5 जो कॉमन प्राइम फैक्टर है दोनों में सेम पावर है, अगर सेम पावर है तो वही ले लो, लाइक इधर क्या आ जाएगा 5 रेज़ टू पावर 1 आ जाएगा। अब 2 रेज़ टू पावर 5 क्या होगा, 2 रेज़ टू पावर 5 होगा 32, देखो बच्चा 2 रेज़ टू पावर 4 तक हमने 16 लिया था, अब अगर एक 2 और आ जाता है ना तो ये हमारा 32 बन जाता है, इसको आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 2 रेज़ टू पावर 5 32 होगा, मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर क्या होता है 9, मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 1 को हम 5 लिखेंगे। ओके, अब अच्छा हमारे पास आ गया 32 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5, अगर इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 1440, तो हमारा एलसीएम आ गया बच्चा 1440। अब बच्चा एलसीएम में हमने हाईएस्ट पावर क्यों ली, इसका रीजन ये है जो एलसीएम होता है ना दोनों गिवन नंबर से बिगर होगा, आप देख सकते हैं बच्चा 1440 इन दोनों से बड़ा है और 1440 इन दोनों से डिविजिबल भी है। एलसीएम को बिगर रखने के लिए हम एलसीएम के केस में हाईएस्ट पावर लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। ओके, इस क्वेश्चन में हमें एचसीएफ फाइंड करना है 306 और 657 का, और इसके अलावा हमें और क्या फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड द एलसीएम, और एलसीएम भी फाइंड करना है इन्हीं दोनों नंबर का यूजिंग एचसीएफ, और जो एचसीएफ निकलेगा उसको यूज करके एलसीएम फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे ध्यान से समझना। पहले तो हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले हम 306 और 657 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 306 और 657 की फैक्टराइजेशन। तो पहले ये 2 से डिविजिबल है 306 क्योंकि इवन नंबर है, तो ये बन जाएगा 153। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो नेक्स्ट, लेकिन 3 से है। 3 से कैसे पता चलता है कि नंबर 3 से डिविजिबल है, हम इसकी डिजिट्स को ऐड कर लेते हैं, 1 + 5 6, 6 + 3 9,
और 9 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है। और अगर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 5, 15 डिवाइडेड बाई 3 5 और 3 डिवाइडेड बाई 3 1, 51। अब 51 भी 3 से डिविजिबल होगा कि 5 + 1 6 होता है और 6 3 के टेबल पे आता है, तो 51 डिवाइडेड बाई 3 कम्स टू बी 17। अब 17 जो है प्राइम नंबर है, 17 17 से ही डिवाइड होगा और यहाँ पर हमारे पास 1 आ गया। अब 306 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुई? इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हुई 2 रेज टू पावर 1 और 3 कितनी बार आ रहा है बेटा? 2 टाइम्स, तो 3 की पावर 2 और 17 1 टाइम्स, तो 17 की पावर 1। इसी तरह से अब हम 657 की फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। ध्यान रखना इधर ओनली प्राइम नंबर लेने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में। 2 से तो 657 डिविजिबल नहीं है बिकॉज इट इज नॉट अ इवन नंबर, तो 3 से डिविजिबल है, तो 3 से करेंगे तो 6 3 के टेबल पे 2 पे आता है। अब 5 नेक्स्ट डिजिट ले तो 5 5 3 के टेबल में नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है? 3 आता है 1 पे। अब 5 में से ओनली 3 डिवाइड हुआ तो 2 रिमाइंडर हो गया और उसको हम 7 के साथ लेते हैं तो 27 बन जाता है ये। और 27 3 के टेबल पे 9 पे आता है तो 219। अगेन आप ये 3 से डिविजिबल है दोबारा से, 2 + 1 3 3 + 9 12 12 3 के टेबल में आता है, तो 3 से हम डिवाइड करेंगे इसको और 3 से डिवाइड करने पे 2 तो 3 से नहीं जाता तो हम 2 के साथ 1 लेंगे, 21 21 3 7 था 21, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो अब नेक्स्ट डिजिट 9 लेंगे, 9 3 के टेबल में 3 पे आता है। अब 73 इज अ प्राइम नंबर, तो 73 को हम 73 से ही डिवाइड करेंगे और इधर 1 लिख देंगे। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 657 इज 3 × 73 और पावर्स क्या रहेंगी बेटा? 3 कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम्स, 3 रेज टू पावर 2 और 73 ओनली 1 टाइम, तो 73 की पावर 1 हो जाएगी। अब HCF कैसे निकालना है प्राइम फ्रैक्शन से ध्यान से समझना। HCF में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम कॉमन नंबर्स देखते हैं और देखते हैं कि स्मॉलेस्ट उस कॉमन नंबर में स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं। वाई स्मॉलेस्ट पावर? आप कहोगे सर इधर तो HCF लिखा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और आप कह रहे हो कि स्मॉलेस्ट पावर लेंगे। इसका मैं एक रीजन बताता हूँ कि स्मॉलेस्ट पावर क्यों लेते हैं। जैसे कि हमारे पास 3 की पावर 4 है और इधर 3 की पावर 2 है। अगर मैं इसमें कॉमन लेना चाहूं 3 की पावर 4 को 3 × 3 × 3 4 बार लिख सकते हैं और 3 की पावर 2 को हम 3 × 3 लिख सकते हैं। अब हमने क्या लेना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम 3 कितने कितने 3 कॉमन ले सकते हैं? हाईएस्ट मैक्सिमम टाइम, हाईएस्ट मतलब होता है मैक्सिमम टाइम, तो मैक्सिमम 3 कितने ले सकते हैं? हम ले सकते हैं एक 3 कॉमन ले सकते हैं और एक और 3 कॉमन ले सकते हैं, 2 ही 3 कॉमन ले सकते हैं, यानी कि 3 की पावर 2 ही कॉमन ले सकते हैं। और अगर हम मान लो 2 3 और ले लेते, 3 की पावर 4 ले लेते, तो बेटा वो कॉमन फैक्टर में नहीं आता क्योंकि ये 2 3 इसमें नहीं है। कॉमन फैक्टर कॉमन होने चाहिए थे, कॉमन नहीं है फैक्टर्स, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें HCF में ओनली स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं जिससे हमें मैक्सिमम हाईएस्ट मींस मैक्सिमम ही होता है ना, इसका मतलब मैक्सिमम कॉमन फैक्टर मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा कॉमन फैक्टर मिल जाए। तो ज्यादा से ज्यादा इसमें 2 ही कॉमन फैक्टर है तो इसलिए 3 की पावर 2 लेते हैं। तो HCF में हमेशा हम स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं कॉमन नंबर्स की। तो अब इसमें कॉमन तो देखो बेटा 2 तो कॉमन नहीं है दोनों में, तो 2 नहीं लेंगे, ओनली 3 कॉमन है। और इसमें स्मॉलेस्ट पावर क्या है? इधर भी 3 की पावर 2 है और इधर भी 3 की पावर 2 है, तो यानी कि स्मॉलेस्ट पावर 3 की पावर 2 रहेगी क्योंकि दोनों ही बराबर है, तो स्मॉलेस्ट भी 2 ही होगी, तो 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 का मतलब 3 × 3 विच इज इक्वल टू 9। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो फाइंड हो गया। अब हमने इसको यूज करके HCF को यूजिंग HCF, देखो लिखा है ना क्वेश्चन, यूजिंग HCF फाइंड देयर LCM। अब इन दोनों नंबर का LCM निकालना है, तो इसके लिए बेटा आपको एक फॉर्मूला माइंड में रखना होगा, वो होता है HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यानी कि इन दोनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन जो गिवन नंबर है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो HCF कितना है अभी हमने फाइंड किया 9। LCM को हम x एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि LCM x है और 2 नंबर्स प्रोडक्ट मींस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट मींस होता है मल्टीप्लाई, तो यानी कि 306 मल्टीप्लाई बाय 657। अब हम क्या करेंगे? अब x की वैल्यू निकालेंगे, इधर 9 मल्टीप्लाई बाय x है तो ये LHS से RHS में जाके डिवीजन में आ जाएगा, 306 मल्टीप्लाई बाय 657 अपॉन 9। अब ये दोनों 9 से डिविजिबल है, 9 1 9, कैसे पता चल रहा है 9 से डिविजिबल है? 306 सेम 3 वाला डिविजिबिलिटी रूल,
हम डिजिट्स को प्लस कर लेंगे, जैसे 3 + 0 + 6 करेंगे, 3 + 0 + 6 9 आता है, और 9 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब 306 9 से डिविजिबल है। और अगर हम इसको 9 से डिवाइड करते हैं तो 30 तो पूरा नहीं जाता 9 के टेबल में, तो उससे छोटा 27 आता है। कितने पे आता है? 3 पे। अब 30 में से ओनली 27 डिवाइड हुआ था, तो 3 रिमाइंडर बच गया, वो 6 के साथ चला जाएगा, तो ये 36 बन जाएगा। 36 कितने पे आता है? 34 पे। तो x इज इक्वल टू 34 मल्टीप्लाई बाय 657। और अगर हम इनको 34 को अगर आप 657 से मल्टीप्लाई कराओगे, जो कि आप करके देख सकते हो, इट्स कम टू बी 22338, यानी कि 22,338 हो जाएगा x की वैल्यू। यानी कि x हमने क्या अज्यूम किया था? एलसीएम। तो एलसीएम हमारा क्या फाइंड हुआ फाइनली? 22,338। If two positive integer a and b are written as a is equal to x cube multiply y square and b is equal to x multiply y cube are the prime numbers, where x and y are prime number, then HCF of a and b is, तो बेटा a क्या है हमारा? x cube multiply y square and b is x multiply y cube, और x and y जो है प्राइम नंबर है। डेट मीन हमें a और b की प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन है। अब अगर हमने HCF फाइंड करना है ना a और b का, तो उसके लिए बेटा हमें क्या करना होगा? तो दोनों में कॉमन प्राइम नंबर्स है उनको देखना होगा, और दोनों में से जो कॉमन प्राइम नंबर में स्मॉलर पावर होगी ना वो लेंगे। जैसे इनमें दोनों में पहले x कॉमन है प्राइम नंबर में, और इधर x की पावर 3 है एक में, और b में x की पावर 1 है, so we will write x raised to power 1 first। देन अब y में देखो बेटा, y भी दोनों में कॉमन है, बट स्मॉलर पावर किधर क्या है इसकी? 2 है, तो वी विल टेक y स्क्वायर, y रेज़ टू पावर 2, तो स्मॉलर पावर होगी और मुंह लगा देंगे। सो HCF क्या बना बेटा हमारा? x मल्टीप्लाई y स्क्वायर। सो आंसर हुआ हमारा ऑप्शन बी xy स्क्वायर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। इसमें मैं बोला प्रूव दैट √3 इज इररेशनल। हमें √3 को इररेशनल प्रूव करना है। अच्छा, इररेशनल नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जो रैशनल नंबर में एक्सप्रेस ना हो सके, यानी कि वो p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकते, जहां पर p और q क्या होते हैं बच्चा? इट बिलोंग्स टू इंटीजर्स। वो क्या होते हैं? इंटीजर को बिलोंग करते हैं, बिलोंग टू इंटीजर्स। ओके, p एंड q बिलोंग टू इंटीजर, और q जो होता है इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो वो नंबर जो रैशनल नंबर नहीं है उनको हम इररेशनल नंबर की कैटेगरी में डाल सकते हैं। ओके, अब इसको हम इररेशनल कैसे प्रूव करेंगे? हम यूज करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का। बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड हम ये प्रूव करेंगे कि √3 एक इररेशनल नंबर है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है बच्चा? इसमें हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, और जो चीज हम मानते हैं, जो बात हम मानते हैं, उसको गलत प्रूव कर देते हैं। यानी कि जो हम कहेंगे हम अपनी उस बात को गलत प्रूव कर देंगे। जैसे कि हमने प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि √3 एक इररेशनल नंबर है, लेकिन हम क्या मान लेंगे कि लेट √3 भी आर रैशनल नंबर। हमने ऑन कॉन्ट्ररी मतलब इरेशनल प्रूव करना था, लेकिन माना गया कि √3 एक रैशनल नंबर है। अब हम इस बात को गलत प्रूव कर देंगे कि √3 एक रैशनल नंबर नहीं है। और अगर कोई नंबर रैशनल नहीं होता, जो भी नंबर रैशनल नहीं होते, वो सभी नंबर्स इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया। तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि मैंने अभी अज्यूम किया √3 एक रैशनल नंबर है। अगर √3 को हमने रैशनल नंबर मान लिया, तो इसको हम p/q फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं ये मैं आपको बताता हूं। को प्राइम इंटीजर्स वो होते हैं जिनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, यानी कि 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। जैसे कि अगर मैं कहूं 6/8, अब 6 और 8 तो दोनों 2 से जाते हैं, 2 से डिविजिबल है ना। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो 6 और 8 को प्राइम नहीं है, क्योंकि इनमें कॉमन फैक्टर 2 भी आ रहा है। लेकिन जब भी हमने कट कर दिया इसको 3/4 ले आए लोएस्ट टर्म करके, अब 3 और 4 जो है ना बच्चा, ये हमारे को प्राइम नंबर है। क्यों को प्राइम है? क्योंकि ये 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। 3 और 4 1 के अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। सो 3 और 4 क्या है? को प्राइम नंबर है, बिकॉज दे आर नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर एक्सेप्ट 1। 1 के अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं है। तो ये होता है को प्राइम नंबर। और साथ में ये भी लिखना होगा q इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जैसे कि √3 का स्क्वायर किया, देखो बच्चा ब्रैकेट में मैंने √3 लिखा और पावर 2 दे दी स्क्वायर का मतलब, और RHS में p/q है उसका भी स्क्वायर कर दिया। जब हम √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 मल्टीप्लाई √3 क्या होगा बच्चा? √9, और स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है? 3 होता है। तो जब भी बच्चा √3 into √3 आएगा तो उसको हम 3 लिख सकते हैं। ऐसे कोई भी नंबर √2 into √2 को 2 लिख सकते हैं। तो इधर देखो √3 का स्क्वायर हमने क्या लिख दिया? 3, और जो ये p/q होल स्क्वायर है, पावर 2 p के साथ भी गई तो p स्क्वायर हो गया, और जब ये q के साथ गई तो ये q स्क्वायर हो गया। तो 3 इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। अब 3 के नीचे कुछ नहीं है तो यहां मान लगा लो बच्चा। अब पहले क्या करेंगे? 3 into q स्क्वायर, तो 3q स्क्वायर हो जाएगा। 3 को q स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 को p स्क्वायर से करेंगे, तो p स्क्वायर into 1 क्या होगा? p स्क्वायर होगा। ओके, p स्क्वायर into 1 क्या होगा? p स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? जो ये q स्क्वायर के साथ 3 है ना,
इसको पी स्क्वायर के नीचे ले जाएंगे, क्योंकि इधर 3 जो है क्यू स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है एलएचएस में, जब ये आरएचएस में जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है, डिवाइजर में चला जाएगा, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन 3। अब इस इक्वेशन 1 हम मान लेंगे, और ये इक्वेशन क्या बताती है हमें कि अगर हम पी स्क्वायर को 3 से डिवाइड करें ना तो हमारा आंसर क्या आता है, क्यू स्क्वायर आता है। पी स्क्वायर 3 से पूरी तरह से डिवाइड होके आंसर में क्या देता है हमें, क्यू स्क्वायर देता है। तो इसका मतलब पी स्क्वायर जो है 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। पी स्क्वायर किससे डिविजिबल है, 3 से। सो अगर पी स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो बच्चा पी भी 3 से डिविजिबल होगा ही होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं 6 स्क्वायर लेता हूँ, 6 स्क्वायर क्या होता है, 6 मल्टीप्लाई 6 36। अब 36 3 से डिवाइड हो जाता है, यस सर हो जाएगा। 36 को 3 से डिवाइड करेंगे हमारे पास 12 आएगा। तो क्या 6 स्क्वायर अगर 3 से डिविजिबल है तो क्या 6 भी 3 से डिविजिबल होगा, ऑब्वियसली होगा। 6 डिवाइडेड बाय 3 क्या होगा, 2 होगा। अगर 6 स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो 6 भी 3 से डिवाइड होगा ही होगा। ऐसा आप किसी भी नंबर के साथ ट्राई कर सकते हो, कोई भी एग्जांपल लेके आप देख लेना, ओके। तो अगर पी स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो हम ये कह सकते हैं कि पी इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, कि पी भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा, और इसे हम स्टेटमेंट 1 मानेंगे। अभी स्टेटमेंट 1 लेके हम यहाँ छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो बच्चा क्या लिखा है, आल्सो सिंस p इज डिविजिबल बाय 3, क्योंकि p जो है 3 से डिविजिबल है तो p 3 का मल्टीपल भी होगा। ऐसा क्यों है, ध्यान से समझना बच्चा। जैसे कि मैंने कहा p जो है 3 से डिविजिबल है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे 12 3 से डिविजिबल है, 12 को 3 से डिवाइड करें तो क्या आता है, 4 आता है। यानी कि अगर 12 3 से डिविजिबल है, 12 3 से डिविजिबल है तो वो 3 के टेबल में आ रहा होगा, 3 4 का 12 होता है कि नहीं, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 12 होता है। तो इसका मतलब जो ये 12 है वो 3 का मल्टीपल भी है। तो ऐसे और भी अगर लिखे 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, तो 15 3 से डिविजिबल है तो वो 3 का मल्टीपल भी है। ऐसे 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18, 18 3 से डिविजिबल है, डिवाइड हो जाता है, और वो 3 का मल्टीपल भी है। तो 3 के मल्टीपल किस फॉर्म में आ रहे हैं, 3 into 4 3 into 5 और 3 into 6। तो इसको अगर हम जनरलाइज करें तो 4 5 6 की जगह अगर कोई वेरिएबल ले ले तो 3 के मल्टीपल किस फॉर्म में होंगे, 3 मल्टीप्लाई m की फॉर्म में, यानी कि 3m की फॉर्म में, वेयर m इज एनी इंटीजर, m कोई भी इंटीजर हो सकता है, ओके। तो ये ध्यान रखना। अब जैसे कि मैंने कहा p इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो अब p किस फॉर्म में होना चाहिए, 3m की फॉर्म में होना चाहिए। तो हम इधर अज्यूम कर लेंगे लेट p इज इक्वल टू 3m, p को हम क्या मान लेंगे, 3m, वेयर m इज एनी रियल नंबर, और m क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ओके। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1, p की वैल्यू इक्वेशन 1 में डालेंगे। देखो बच्चा इक्वेशन 1 इधर मैंने बनाई थी, q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 3, इधर p की जगह हमने 3m लिख दिया, बाकी बिल्कुल सेम है इक्वेशन। देखो q स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में RHS में 3 है, लेकिन न्यूमरेटर में p की जगह हमने 3m लिख दिया, तो इधर 3m का होल स्क्वायर हो गया। अब q स्क्वायर ऐसे रहेगा, 3m का होल स्क्वायर का मतलब जो ये पावर 2 है ब्रैकेट के बाहर, वो 3 के साथ जाएगी तो 9 हो जाएगा, और m के साथ जाएगी तो m स्क्वायर हो जाएगा। तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर अपॉन 3 आ गया। अब 9 और 3 कट हो जाएंगे, दोनों 3 से 3 को 3 से कट करेंगे 1, और 9 को 3 से कट करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो q स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 3m स्क्वायर। अब अगर हम m स्क्वायर की वैल्यू लेना चाहें तो हमें क्या करना होगा, जो ये 3 है उसको q स्क्वायर के नीचे ले जाना होगा, q स्क्वायर को हमें 3 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि अगर मान लो ये RHS में m स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है 3, तो ये LHS में जाके डिवाइजर में चला जाएगा, तो q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, q स्क्वायर अपॉन 3। अब इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है, इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, कि q स्क्वायर किससे डिविजिबल है, 3 से। q स्क्वायर को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो पूरी तरह से डिवाइड होकर हमें m स्क्वायर देता है, तो q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। तो अगर q स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो q भी 3 से डिविजिबल होगा, ये मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि 6 स्क्वायर अगर 3 से डिविजिबल है तो 6 भी 3 से डिवाइड हो रहा था। तो इस तरह से अगर q स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो q भी 3 से डिविजिबल होगा ही होगा, और इसे हम स्टेटमेंट 2 मान लेंगे। अब फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 से हमें क्या पता चलता है कि p एंड q दोनों किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है कि नहीं। लेकिन हमने क्या अज्यूम किया था कि p और q क्या है, को-प्राइम इंटीजर्स हैं। तो ये को-प्राइम तो नहीं हुआ, क्योंकि को-प्राइम मैंने क्या बताया था, वो को-प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है, यानी कि 1 के अलावा दोनों नंबर 1 के अलावा किसी सेम नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे 1 के अलावा। लेकिन इधर तो p और q दोनों 3 से डिविजिबल हो गए, यानी कि उनका कॉमन फैक्टर 3 आ गया। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि p एंड q आर नॉट को-प्राइम, p और q को-प्राइम नहीं है। तो इससे हमारी जो हमने अज्यूम किया था p एंड q को-प्राइम है, वो बात गलत प्रूव हो गई। और वो क्यों गलत प्रूव हुई, क्योंकि हमारी अजम्पशन, सो आवर अजम्पशन दैट √3 इज अ रैशनल नंबर प्रूव टू बी रॉन्ग, कि जो हमने अजम्पशन करी थी कि √3 एक रैशनल नंबर है, वो गलत प्रूव हो गई होगा। तो अब √3 रैशनल नहीं रहा। अब अगर √3 बच्चा रैशनल नहीं है, स्टार्टिंग में मैंने बताया था जो भी नंबर रूट रैशनल नहीं होता उसको हम किस कैटेगरी में डाल देते हैं, इररैशनल नंबर की कैटेगरी में डाल देते हैं। अब जैसे कि हमने ये माना कि √3 इज नॉट अ रैशनल, सो हम कह देंगे थस √3 इज इररैशनल। तो इस तरह से बच्चा ये क्वेश्चन नंबर 31 हमारा कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जीरोस फाइंड करने हैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। और पॉलिनोमियल क्या है बच्चा, 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6। और साथ में हमें वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट, जो हमने जीरोस फाइंड करे और कोफिशिएंट्स के बीच में। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं बच्चा, जैसे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 6, x का कोफिशिएंट माइनस 13, तो ये जो होते हैं कोफिशिएंट होते हैं, ये हमें रिलेशन इनके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में वेरीफाई करने हैं। तो सबसे पहले तो हम जीरोस फाइंड करते हैं। जीरोस फाइंड करने के लिए बच्चा हमें ये समझना होगा कि जीरोस होती क्या है। जीरोस वो वैल्यू होती है वेरिएबल की, जैसे इधर वेरिएबल क्या है, x है, x की वो वैल्यू
जो हम x की जगह पुट करें कि पूरा पॉलिनोमियल इटसेल्फ 0 के इक्वल हो जाए, पूरा पॉलिनोमियल खुद ही किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल। तो इसलिए जब भी हम जीरोस फाइंड करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के, तो हम उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। अब ये किस फॉर्म में बचा, एक्स स्क्वायर फिर x और 6। तो इसके अगर हमें जीरोस फाइंड करने हैं तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हैं। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए हमें प्रोडक्ट और सम की जरूरत होती है। अब प्रोडक्ट क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट टर्म। तो p फॉर प्रोडक्ट क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 है और कांस्टेंट टर्म भी 6 है, तो 6 मल्टीप्लाई 6 36। और सम क्या होता है, मिडिल टर्म में x का कोफिशिएंट, मिडिल टर्म -13x है, इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, -13। ओके, तो ये सम है। अब हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं बच्चा जिनको मल्टीप्लाई करके 36 आता हो और जिनका सम क्या हो, -13 हो। तो अब क्योंकि प्रोडक्ट पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आ रहा है और सम नेगेटिव आ रहा है, तो दोनों नंबर हमारे नेगेटिव रहेंगे ऐसे केसेस में, जब भी प्रोडक्ट पॉजिटिव हो और सम नेगेटिव हो। तो अब कैसे ढूंढेंगे इनके हम फैक्टर्स, तो उसके लिए हम 36 को प्राइम फैक्टराइज करके देखेंगे। जैसे 3 12 3 4 2 2 2 1। अब देखो बच्चा, हम रैंडमली नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले हम 3 3 और 2 2 को करके देख लेते हैं। अगर इससे काम नहीं बना तो और कोई कॉम्बिनेशन लेंगे। तो इधर 3 × 3 9, 2 × 2 4 और 9 × 4 तो पक्का 36 होगा ही, क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन में आ रहा है। अब 9 × 4 36 बन रहा है, लेकिन क्या सम हमारा बन रहा है इन दोनों को लेके, 9 + 4 13 तो बन रहा है, लेकिन माइनस हमें क्या चाहिए, -13। तो -13 तो तभी हो सकता है जब दोनों नंबर हमारे क्या हो, नेगेटिव हो। तो -9 और -4 लेना तो -13 हो जाएगा। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमारी क्या रहेगी, -9 और -4। तो अब मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। फर्स्ट हमको ऐसे लिख दो, क्योंकि अब मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, यानी कि -13x को स्प्लिट करके लिखेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, -9x -4x + 6 = 0। अब ध्यान दो बच्चा, फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन है, 6 और 9 में 3 कॉमन है, और साथ में x² और x में x कॉमन है, तो हम 3x कॉमन ले सकते हैं इसमें से। जब हम 6x² में से 3x कॉमन लेंगे तो 3 2 6 होता है ना, तो अंदर 2 बच जाएगा, और x² में से एक x बार आ गया तो ब्रैकेट में एक x रह जाएगा। और इधर क्या है, माइनस का साइन, देखो ये माइनस का साइन है, तो यहाँ माइनस आ गया। 3 इधर 9 होता है, तो एक 3 बार आ गया तो एक 3 विद इन द ब्रैकेट रह जाएगा, और x तो पूरा ही बार आ गया था 9x में से, तो ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब लास्ट टू टर्म में क्या कॉमन है, -4x और 6 में। अब ध्यान रखना बच्चा, जब भी माइनस कॉमन लेते हैं ना, तो हम अंदर के साइन को चेंज कर देते हैं, या ये समझो जब भी ब्रैकेट क्लोज करेंगे या ओपन करेंगे और ब्रैकेट के बाद अगर माइनस का साइन होगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। अब कॉमन क्या है, 4 और 6 में ही कॉमन है, x में तो कुछ कॉमन नहीं है, तो 4 और 6 में 2 कॉमन है, तो हम 2 बाहर ले लेते हैं, और 2 × 2 4 होता है, तो एक 2 अंदर आ जाएगा, क्योंकि 2 × 2 4 होगा, और साथ में x 2x। अब 2 × 2x करते हैं तो 4x मिलता है ना, तो इसलिए हम यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया। और अभी मैंने कहा ब्रैकेट क्लोज करो, और ब्रैकेट के बाद अगर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन प्लस से माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा साइन। तो 6 2 के टेबल में 3 पे आता है, 2 × 3, तो इधर क्या बचेगा, 3 = 0। ओके बच्चा, अब देखो इधर इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 2x - 3 कॉमन है, यस सर 2x - 3 कॉमन है, तो 2x - 3 कॉमन ले लो। और उसके अलावा अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, जब हम 2x - 3 कॉमन ले लेंगे, ये वाली टर्म कॉमन ले लेंगे, तो फिर क्या बचा हमारे पास, एक 3x बच गया, साथ में ये माइनस का साइन है, पॉइंटर पे ध्यान दो, और 2 है, -2 = 0। अब नेक्स्ट क्या होगा, हाँ, एक बार हम 2x - 3 = 0 पुट करेंगे, और एक बार 3x - 2 = 0 पुट करेंगे। अब x की वैल्यू लेने के लिए 2x = -3, 0 के साथ जाके +3 हो जाएगा, 0 + 3 3 हो गया, और x = इधर 2 मल्टीप्लाई में x है, तो इधर ये 2 डिवाइजर में चला जाएगा, तो x = 3/2, एंड इधर से दूसरा 0 क्या आएगा, अब ये -2 उधर जाके +2 हो गया। ओके, और x की वैल्यू इधर ये 3 × x है, तो इधर ये डिवाइजर में आ जाएगा, 2 / 3 हो जाएगा, तो 2 0 हमें क्या मिल गए, 3/2 और 2/3। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है बच्चा, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस, जो जीरोस आए और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन वेरीफाई करना है। इसके लिए बच्चा हम क्या करेंगे, हम दो फॉर्मूला का यूज करेंगे, एक सम ऑफ जीरोस और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, सम ऑफ जीरोस जो होता है ना बच्चा, फॉर्मूला होता है उसका -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a। देखो इसमें कोफिशिएंट है ना b और a, b किसका कोफिशिएंट है, x का, और a x² का, तो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, और उनका रिलेशन किसके साथ है, जीरोस के साथ, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो इन दो फॉर्मूला से हम इनके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन वेरीफाई कर सकते हैं। तो पहले हम सम ऑफ जीरो निकालते हैं एक्चुअल वैल्यूज लेके, एक्चुअल वैल्यू यानी कि 3/2 और 2/3, तो 3/2 + 2/3 करो। अब एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा बच्चा, 6 आएगा ना एलसीएम, यस सर 6 आएगा। अब 6 2 के टेबल में 2 3 पे आता है, 2 3 6, तो हम न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 + 3 2 6, 3 2 6 होता है, तो ऊपर न्यूमरेटर में 2 जो है, 2 × 2 4 हो जाएगा, तो सम ऑफ जीरो कितना आ गया, 13/6। अब सम ऑफ जीरो हम जो हमें फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला में याद रखना होगा, उससे वेरीफाई करते हैं क्या 13/6 याद एक्चुअली, या कुछ और आता है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है बच्चा, -b/a, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। ओके,
अब जब हम इसको वेरीफाई करेंगे ना, ध्यान से समझना बच्चा, अब एक तो ये फॉर्मूले का माइनस है, अब बी क्या है, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द पॉलिनोमियल। अब गिवन पॉलिनोमियल में एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -13, तो बी की जगह -13 आएगा। अब आप देख रहे हो इधर दो माइनस आ रहे हैं, एक माइनस फॉर्मूले का है और एक बी की वैल्यू इटसेल्फ -13 है, तो इसलिए दो माइनस आ रहे हैं अपॉन ए कितना है 6, ओके 6 है ना, तो यहाँ 6 लिख दिया मैंने। अब देखो बच्चा माइनस माइनस प्लस, तो ये +13 और अपॉन ए था तो अपॉन 6, 13 अपॉन 6, तो देखो ये वेरीफाई हो गया रिलेशन, सम ऑफ जीरो से तो वेरीफाई हो गया। अब इसको हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो से भी वेरीफाई करके देखते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ पी ओ जेड, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अब एक्चुअली अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालें तो क्या होगा, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3, देखो 3 और 3 कट हो गया, 2 और 2 कट हो गया, तो 1/1 आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर हम फॉर्मुला से निकालें, जो कोफिशिएंट्स को यूज करके, फॉर्मुला यानी कि फॉर्मुले में क्या कोफिशिएंट्स ही है ना, या कांस्टेंट टर्म है कोफिशिएंट है, तो c/a, तो c कितना है बच्चा, c कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल की कांस्टेंट टर्म क्या है 6 है, और a x स्क्वायर का कोफिशिएंट वो भी 6 है, तो 6/6 कट के 1/1 हो गया, तो इससे भी वेरीफाई हो गया। तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कोफिशिएंट को यूज करके भी सेम आया और एक्चुअल वैल्यू भी उनकी सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ये वेरीफाई हो गया रिलेशन, तो हम कह सकते हैं कि हेंस वेरीफाइड। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। इसमें हमें कहा है इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है 5x² + 5x + 1, और साथ में कहा है अल्फा एंड बीटा इसके जीरोस है। जब भी हमें किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो दे रहे होंगे, चाहे वो अल्फा बीटा की फॉर्म में हो, चाहे वो a और b की फॉर्म में हो, चाहे वो किसी और वेरिएबल की फॉर्म में हो, तो हम सबसे पहले सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। जैसे सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा c/a होता है। और अब ए बी सी की वैल्यू हमें कहां से मिलेगी, उसके लिए हमें जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता होनी चाहिए, विच इज ax² + bx + c। इसमें a जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b x का कोफिशिएंट है और c कांस्टेंट टर्म है। तो सबसे पहले हम सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, विच इज -b/a, जो -b/a है, तो b मैंने भी बताया आपको x का कोफिशिएंट विच इज 5, और a x स्क्वायर का कोफिशिएंट वो भी 5 ही है, इसलिए देखो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 है, और 5/5 1 होगा, और माइनस का साइन आ जाएगा -1, और c/a c कांस्टेंट टर्म विच इज 1 जो 1 है, और अगेन a x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो 5 है, तो 1/5, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/5 आ गया। अब हम फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका, हमें वैल्यू निकालनी है फर्स्ट पार्ट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए हम देखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मुला क्या होता है, तो हम इसका फॉर्मुला बनाते हैं। वो कैसे बनेगा बच्चा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मुला यूज करके। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, एक तरह से a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मुला ये। अब इसमें याद है दो, इधर हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ना, इसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, जो ये 2 अल्फा बीटा है उसको अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर के साथ शिफ्ट कर दो, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इससे हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मुला मिल गया, तो एक तरह से हमने ये फॉर्मुला बना लिया, ठीक है। तो या तो आप ये फॉर्मुला याद रख लो, या आप ऐसे ड्राइव करके भी कर सकते हो। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप ऐसे ही रहने दो, और आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है जो हमने यहाँ पर निकाली है -1, तो ये -1 का स्क्वायर लिख दो बच्चा, और 2 अल्फा बीटा यानी कि अल्फा बीटा कितना निकला 1/5, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/5। अब -1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 इंटू 1 1, तो +1 -2/5। अब 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा लो, और उसके बाद 1 और 5 का एलसीएम लो, 1 और 5 का एलसीएम 5 आएगा। अब देखो बेटा 1 को 5 से मल्टीप्लाई करके 5 मिलता है, तो हम न्यूमरेटर वाले 1 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस, 5 के टेबल में 5 1 पे आता है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 हो जाएगा, 5 - 2 3, तो 3/5, तो हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3/5। अब नेक्स्ट हमें निकालनी है वैल्यू अल्फा रेज़ टू पावर -1 प्लस बीटा रेज़ टू पावर -1 की, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अब जब भी पावर बच्चे नेगेटिव होती है ना, बेस का रेसिप्रोकल करते हैं, तो अगर मैं अल्फा रेज़ टू पावर -1 दी होगी ना, तो हम इसको 1/अल्फा रेज़ टू पावर +1 कर लेंगे, और लेकिन +1 पावर हम लिखते नहीं, तो हम इसको अल्फा 1/अल्फा ही लिखेंगे। इसी तरह से हम बीटा रेज़ टू पावर -1 को 1/बीटा लिख लेंगे। अब एलसीएम ले लो, अल्फा बीटा एलसीएम होगा। अब अल्फा बीटा हमने एलसीएम ले लिया। अब देखो बच्चा अल्फा को किससे मल्टीप्लाई करके अल्फा बीटा आता है, बीटा से, तो अल्फा बीटा और अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा होता है, तो 1 को भी आप बीटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो न्यूमरेटर में बीटा आ जाएगा। अब बीटा को किससे मल्टीप्लाई करें, अल्फा बीटा आ जाए, तो अल्फा से, तो अल्फा बीटा, तो हम 1 को भी अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर अल्फा हो जाएगा, तो ये बीटा प्लस अल्फा हो गया। बीटा प्लस अल्फा को हम अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं अपॉन अल्फा बीटा। अब वैल्यू डाल दो अल्फा प्लस बीटा की, जो -1 है, और अल्फा बीटा की 1/5 है। अब -1 इंटू जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है ना, देखो बच्चा ये 1/5 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो -1 इंटू 5/1 हो जाएगा, तो ये -5/1, और -5 को 1 से डिवाइड करते हैं तो -5 आएगा, तो हमारा आंसर हो गया -5। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। इसमें मैं बोला अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -√5/2 एंड √5/2 इज। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोस -√5/2 है और सेकंड जीरो उसका √5/2 है, दो जीरो दिया है। ओके, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट x² माइनस
इधर मैंने SOZ लिखा है, SOZ मींस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस POZ यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और इसमें k जो है ना बच्चा एक कांस्टेंट होता है जो पॉलिनोमियल में से कॉमन लेके हम लिखते हैं। ओके, k इज एनी कांस्टेंट नंबर। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू किसकी चाहिए हमें बच्चा? सम ऑफ जीरोस की और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। तो बच्चा पहले मैं आपको ये क्वेश्चन डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ताकि अगर ये 2 या 3 मार्क्स में आ जाए तो आपको इसकी पूरी वर्किंग आनी चाहिए। बट एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा फॉर एमसीक्यू। अब ध्यान से समझना बच्चा, सम ऑफ जीरोस कैसे निकलेगा? इन दोनों जीरो को ऐड कर दो। सम का मतलब क्या होता है? ऐड। तो सिंपली हम इन दोनों जीरोस को ऐड कर देते हैं, माइनस अंडर रूट 5/2 प्लस अंडर रूट 5/2। इन दोनों जीरोस को ऐड करें तो देखो बच्चा बिल्कुल सेम नंबर है बट साइन अपोजिट है, तो इसको हम कट कर सकते हैं। तो सम ऑफ जीरोस हमारा क्या हो गया? जीरो आ गया। अब नेक्स्ट हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, माइनस अंडर रूट 5/2 मल्टीप्लाई पॉजिटिव अंडर रूट 5/2। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब बच्चा न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। अब न्यूमरेटर में हमारे पास रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 5 है, तो रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 5 देखो क्या होगा? अंडर रूट 25 हो जाएगा। और अंडर रूट 25 क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। तो बच्चा जब भी रूट एक्स इंटू रूट एक्स की फॉर्म होना तो उसको हम एक्स लिख सकते हैं। तो रूट 5 इंटू रूट 5 को हम क्या लिखेंगे? डायरेक्टली 5 लिख सकते हैं। इसी तरह से बच्चा डिनोमिनेटर में जैसे रूट 2 इंटू रूट 2 करना है हमें, तो रूट 2 इंटू रूट 2 को हम 2 लिख देंगे। अब साइन किसका आएगा? ध्यान से समझना बच्चा, इधर हमारे पास माइनस अंडर रूट 5/2 है और इधर प्लस अंडर रूट 5/2 है, तो माइनस प्लस इज माइनस। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारा माइनस 5/2 आ गया। अब हम क्या करेंगे? जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है उसमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो बच्चा ध्यान से समझना कैसे लिखेंगे। पहले तो k एज इट इज लिख देंगे, एक्स स्क्वायर भी ऐसे ही आ जाएगा। अब सम ऑफ जीरो हमने जीरो फाइंड किया तो सम ऑफ जीरो की जगह जीरो आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमने माइनस 5/2 फाइंड किया है, तो इसको माइनस 5/2 यहाँ लिख देंगे, देन ब्रैकेट क्लोज। अब देखो बच्चा k अभी ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर भी ऐसे रहेगा। अब जीरो मल्टीप्लाई बाय एक्स क्या होगा? एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय जीरो जीरो ओनली, तो जीरो मल्टीप्लाई बाय एक्स जीरो हो जाएगा और हम इस जीरो को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। और यहाँ पर क्या होगा? प्लस माइनस माइनस 5/2 एक्स स्क्वायर माइनस 5/2। अगर बच्चा ये क्वेश्चन एमसीक्यू में नहीं आता, 2 या 3 मार्क्स में आ जाए तो इसको आप यहाँ तक सॉल्व करके भी लिख दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, बट अभी हमें ऑप्शन दी हुई है तो हमें अपने आंसर को ऑप्शन से मैच करवाना है। तो वो कैसे मैच कराएंगे? ध्यान से समझना। उसके लिए बच्चा पहले आप क्या करो, एक्स के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लो और 1 और 2 का एलसीएम ले लो। अभी k को हम ऐसे लिखते हैं, 1 और 2 का एलसीएम 2 आता है। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करने पे 2 आता है? 2 से, तो एक्स स्क्वायर को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस, अब 2 के टेबल में 2 1 पे आता है तो हम 5 को भी 1 से मल्टीप्लाई करा दें, तो यहाँ पर माइनस 5 आता है। तो k इंटू 2x स्क्वायर माइनस 5/2 अभी भी ये किसी ऑप्शन से मैच नहीं करता। और अगर 2 या 3 मार्क्स में है तो आप इतना और कर सकते हो चाहो तो। ओके, तो अब इससे मैच कराने के लिए हमें क्या करना होगा? ध्यान से समझना बच्चा। अब क्योंकि सम ऑफ जीरो हमारा जीरो आया था तो इसमें जीरो इस फॉर्मूले में वैल्यू डालने से जो मिडिल टर्म में x था ना वो हट गया था, तो यानी कि इस जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसमें x वाली टर्म तो होगी नहीं, होनी नहीं चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो हमारी स्ट्राइक आउट हो जाएगी। ओके, अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता तो हम ऐसे करेंगे और इससे भी आसान ट्रिक मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम आंसर को मैच करा के देखते हैं कि ये आंसर कैसे से मैच होगा। अब देखो बच्चा, अब रह गई हमारे पास ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। अब हम क्या करेंगे? पहले ऑप्शन सी को ले लेते हैं। ऑप्शन सी हमारे पास है 15x स्क्वायर माइनस 6। ओके, अब इसमें से आप कुछ कॉमन लो बच्चा, क्या कॉमन आ रहा है? 15 और 6 में से 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में 5x माइनस 2 बचता है, 5x स्क्वायर माइनस 2 बचता है। ओके, तो क्या ये इससे मैच कर रहा है? 2x स्क्वायर माइनस 5 से इससे मैच हो जाता तो हम इसको आंसर मान लेते, लेकिन ये मैच नहीं कर रहा। ओके, अब ऑप्शन सी भी हमारा आंसर नहीं है और ऑप्शन बी हमारा आंसर है, लेकिन क्यों है ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि हमारे पास है 8x स्क्वायर माइनस 20, इसमें से हम बच्चा क्या कॉमन ले सकते हैं? 4 कॉमन ले सकते हैं। यस सर, 4 कॉमन ले सकते हैं। तो इधर 4 कॉमन लेने पर ब्रैकेट में क्या रहेगा? 2x स्क्वायर माइनस 5। अब देखो बच्चा, इधर 2x स्क्वायर माइनस 5 से मैच कर रहा है। अब जो ये 4 है ना, 4 जो है ना बच्चा किसके इक्वल है पता है? ये k/2 के इक्वल है, कांस्टेंट है ये, k/2 इज इक्वल टू 4 है। क्योंकि अगर हम कंपेयर करें तो 2x स्क्वायर माइनस 5 इस 2x स्क्वायर माइनस 5 से कट हो जाए तो k/2 किसके इक्वल आ जाएगा? 4 के इक्वल आ जाएगा और k हमारा क्या रहेगा? 8 रहेगा। लेकिन जनरली हम जब किसी पॉलिनोमियल के जीरो निकालते हैं तो जब इसमें से हम कुछ कॉमन ले लेते हैं, जैसे इधर से मान लो हमने 4 कॉमन लिया और 4 को हम क्या करते हैं? इक्वल टू इधर जीरो होता है ना पॉलिनोमियल निकालने के लिए, तो 2x स्क्वायर माइनस 5 की वैल्यू निकालने के लिए हम इस 4 को इस जीरो से के नीचे ले जाते हैं, 0 डिवाइडेड बाय 4 कर देते हैं, तो ये हट जाता है। तो ये पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 5 भी हो सकता है और 8 स्क्वायर माइनस 20 भी हो सकता है। ओके, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी है। अब ध्यान दो बच्चे, अगर ये क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स में आएगा तो आपको ये फुल वर्किंग ऐसे ही शो करनी होगी और आंसर को आप a इंटू 2x स्क्वायर माइनस 5/2 तक भी छोड़ सकते हो, इसके आपके मार्क्स पूरे आपको मिलेंगे। अब बच्चा, लेकिन अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है तो आपको ये क्वेश्चन विद इन अ मिनट करना आना चाहिए, क्योंकि 1 मार्क्स के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट मिलते हैं। ओके, तो ध्यान से समझो बच्चा, अगर हम इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से करना चाहे ना तो हमें यहाँ तक तो करना ही होगा, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालने होंगे। उसके बाद हम देखेंगे अगर सम ऑफ जीरो हमारा जीरो आ जाता है तो इसका मतलब जो मिडिल टर्म में x है वो एलिमिनेट हो जाएगा, तो एक तरह से पूरी मिडिल टर्म ही हट जाएगी।
तो अब जब मिडिल टर्म हट गई तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी का तो सवाल ही नहीं आंसर में, ये तो बिल्कुल ही हम क्रॉस आउट कर देंगे अगर सम ऑफ जीरो जीरो आ जाता है तो। लेकिन अगर सम ऑफ जीरो जीरो नहीं आता तब हम इनको भी कंसीडर करेंगे। तो अभी तो ये दोनों क्रॉस आउट हो जाएंगे, जैसे ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। अब रह गए ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। अब ऑप्शन बी और सी में हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दोबारा निकालेंगे, लेकिन इस बार हमारे पास सम ऑफ जीरो का जो फॉर्मुला रहेगा वो रहेगा माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मुला जो होता है वो सी अपॉन ए है, वो भी मैं अभी लिखूंगा। तो देखो बच्चा, अब अगर ऑप्शन बी वाले जो हमारा आंसर आया है उसमें अगर हम चेक करें तो इसमें एक्स का कोफिशिएंट तो है ही नहीं, क्योंकि बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट होता है किसी भी पॉलिनोमियल में। तो मिडिल टर्म तो है ही नहीं, यानी एक्स ही नहीं है, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या रहा होगा, जीरो रहा होगा। तो इधर माइनस जीरो या सिंपली जीरो लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। और ए क्या है बच्चा, ए जो होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है विच इज 8, तो 0.8 सम ऑफ जीरो हमारा जीरो आ गया। देखो ये इससे मैच कर गया, सम ऑफ जीरो तो मैच कर रहा है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे और देखेंगे क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरो माइनस 5.2 आ रहा है या नहीं आ रहा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मुला होता है सी अपॉन ए, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब कांस्टेंट टर्म इधर जो हमारा आंसर है उसमें क्या है बच्चा, -20 है, -20 अपॉन में 8, -20 अपॉन 8, और इसकी लोएस्ट टर्म करें तो 20 और 8 दोनों पहले टू से कट होते हैं, 10 और 4 आ गया, फिर 5 और इधर 2, तो -5/2 आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये भी मैच कर रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अगर ऑप्शन बी से मैच ना करे तो हम ऑप्शन सी चेक करते हैं, लेकिन अभी तो ऑप्शन बी से मैच कर गया है, तो फाइनली हम ये कह सकेंगे कि ऑप्शन बी इज आवर आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का और पार्ट। इस क्वेश्चन में हमें एक पॉलिनोमियल दिया है f of x का मतलब पॉलिनोमियल f डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ x, और वो पॉलिनोमियल क्या है 2x² + 5x + k, और साथ में कहा है कि अल्फा एंड बीटा इसके जीरोस है। इसके अलावा हमें एक इक्वेशन दी हुई है α² + β² + अल्फा बीटा = 21/4। ये इक्वेशन अल्फा बीटा की फॉर्म में है, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये k एक वेरिएबल है, देखो बच्चा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब बच्चा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो जो हमें इक्वेशन दी होगी ना, जैसे लाइक α² + β² + अल्फा बीटा, हमें ये इक्वेशन दी है, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके किसी तरह से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में लाएंगे, और ये जनरली इस फॉर्म में आ भी जाएगी, ठीक है। और उसके बाद अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू हमें इसमें डालनी होगी, ठीक है। और वो वैल्यू हमें कहां से मिलेगी, वो हमें फर्स्ट पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से मिलेगी। तो पहले हम फर्स्ट पॉलिनोमियल पे फोकस करते हैं, उसके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते हैं। फर्स्ट पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मुला क्या होता है बच्चा, -b/a। अब इसमें b x का कोफिशिएंट वो क्या है बच्चा 5, तो -5 और a x स्क्वायर का कोफिशिएंट व्हिच इज 2, तो सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमारा -5/2 है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मुला होता है बच्चा c/a, c यानी कि कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, अब वो क्या है k है, और a अगेन x स्क्वायर का कोफिशिएंट व्हिच इज 2, तो k/2 अल्फा बीटा। अब हमें जो इक्वेशन दी है उसको हमें किसमें एक्सप्रेस करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में। अब बच्चा जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना, ये कैसे निकलेगा, उसके लिए हम एक सिंपल आइडेंटिटी यूज करेंगे, वो होती है बच्चा a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। इसमें जो a स्क्वायर + b स्क्वायर है ना, यही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर मान लो हमें ओनली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, a प्लस b होल स्क्वायर में से -2ab करना होगा, तब हमें a स्क्वायर प्लस बीटा b स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, और इधर a की जगह हमारे पास क्या है, अल्फा, और b की जगह क्या है बच्चा, बीटा है। तो अब ये फॉर्मुला लगाते हुए हम यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म ले आएंगे। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, क्योंकि इधर 2ab है, और ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पास अल्फा बीटा है इज इक्वल टू 21/4। अब अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर को अभी आप एज इट इज लिखो, और ये -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा क्या होगा, माइनस प्लस माइनस। अब इस अल्फा बीटा के आगे कुछ नहीं है तो 1, 2 - 1 1 होगा साइन माइनस का, तो -1 अल्फा बीटा, और -1 अल्फा बीटा को हम जस्ट अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 21/4। अब नेक्स्ट बच्चा हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू डालते हैं। अब देखो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या है, -5/2, तो -5/2 होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, अब अल्फा बीटा हमने k/2 निकाला है, तो यहाँ पर -k/2 आ जाएगा इज इक्वल टू 21/4। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चा, अब -5 का स्क्वायर, -5 * -5 5 5 25 और माइनस प्लस 25 अपॉन में 4 -k/2 इज इक्वल टू 21/4। अब जो ये 25/4 है बच्चा, ये एलएचएस में से आरएचएस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -k/2 इज इक्वल टू 21/4 -25/4। ओके, नाउ -k/2 इज इक्वल टू 4 कॉमन डिनोमिनेटर आ जाएगा, और 21 - 25 -k/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 25 में से 21 जाएंगे तो -4 आएगा, -4/4, तो ये कट हो जाएगा, और माइनस माइनस भी कट हो जाएगा, तो हमारे पास आया k/2 इज इक्वल टू 1। अब k की वैल्यू क्या रहेगी बच्चा, इधर ये 2 डिवाइजर में है, तो एलएचएस से आरएचएस में जाने पे ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो फाइनली k इज इक्वल टू 2 × 1 2 हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 2। Please like and share the video and subscribe the channel. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। इसमें हमें कहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, हमें एक पॉलिनोमियल दिया है x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, और साथ में ये कहा है कि अल्फा एंड बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, और हमें करना क्या है, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, एक न्यू पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसके जीरोस क्या है बच्चा, 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1, इसके जीरोस हमें ये दिए हैं। अब रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल फॉर्म करना हो, कोई भी पॉलिनोमियल फॉर्म करना हो, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मुला होता है बच्चा, वो होता है k x स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 * x
प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये फॉर्मूला होता है वेयर के इज नॉट इक्वल टू जीरो, के जो है जीरो के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर के जीरो के इक्वल हो जाएगा ना तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगा। तो इसलिए ये के लिखा जाता है कि ये शो करने के लिए कि के की वैल्यू 1 2 3 4 या कोई भी नंबर हो सकती है एक्सेप्ट जीरो। ओके, तो अब हम सम पे आते हैं। इसमें हमें सम ऑफ जीरो चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरो चाहिए, जो कि हम इजीली निकाल सकते हैं। 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1 करके सम ऑफ जीरोस आ जाएगा। लेकिन जब हम इसका सम ऑफ जीरोस निकालेंगे ना बच्चा, तो उसमें जो कुछ फॉर्म आएगी लाइक अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में सॉल्व करके आएगा, अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा की फॉर्म में। ठीक है, तो उस केस में हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा चाहिए होगा। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरो में भी जब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो की करेंगे तो उसमें भी अल्फा बीटा की टर्म आएगी और अल्फा प्लस बीटा की टर्म आएगी, तो तब भी हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए होगी। तो वो कैसे निकलेगी, वो हमें फर्स्ट पॉलिनोमियल से मिलेगी। अब बच्चा सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। अब बी क्या होता है बच्चा, एक्स का कोफिशिएंट, पॉलिनोमियल में एक्स का कोफिशिएंट। अब देखो एक्स का भी क्या नंबर है, कुछ नहीं दिख रहा तो 1 है, तो माइनस 1। तो पहले एक फॉर्मूले का माइनस ला लो, जो बी के आगे माइनस का साइन है फॉर्मूला में, और बी की वैल्यू क्या है बच्चा, माइनस 1 है, तो माइनस माइनस 1 अपॉन ए, ए यानी कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट व्हिच इज 1। अब ध्यान दो बच्चा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 1 अपॉन 1, और 1 अपॉन 1 को हम क्या लिखेंगे 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो हमारा 1 आ गया। ये माइंड में आपको अभी रखना है, ये आगे यूज होगा जब हम रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे। अब देखो बच्चा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए फॉर्मूला में पता है, सी यानी कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इधर कांस्टेंट टर्म क्या है, -2, सी की जगह -2 और ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो 1 है, सो -2 अपॉन 1 इज -2। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा हमारा -2 हो गया, ये आपको माइंड में रखना है। अब हम आते हैं जो हमें न्यू पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। फॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जीरोस क्या है, अभी मैंने बताया 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1, तो इसमें हम सम ऑफ जीरोस लेते हैं बच्चा, 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। अब इसमें 2 अल्फा और 2 बीटा एक साथ लिख देंगे, इसका एक पर्पस है अभी आपको पता चलेगा, और 1 प्लस 1 कितना होगा, 2 होगा। अब हम क्या करेंगे, इनमें कॉमन लेंगे। देखो तीनों टर्म में 2 कॉमन है, लेकिन हमें ओनली अल्फा और बीटा वाली टर्म में से 2 कॉमन लेना होगा, क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म लानी है। हाँ, अगर इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं तब भी अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 आ जाएगा ब्रैकेट में, लेकिन कई बार कांस्टेंट टर्म में कॉमन नहीं होता, तो उस केस में ओनली हम अल्फा और बीटा वाली टर्म में से कॉमन लेते हैं। तो अभी मैं अल्फा और बीटा वाली टर्म में से ही कॉमन ले रहा हूं, तो 2 इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 हो जाएगा। आप चाहो तो ये 2 भी कॉमन लेके इधर 1 लिख सकते थे ब्रैकेट में। ओके, अब अच्छा, अब अल्फा प्लस बीटा आपने क्या फाइंड किया, 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है, 2 होगा, ठीक है, और प्लस 2, 2 प्लस 2 4, यानी कि सम ऑफ जीरो ऑफ न्यू पॉलिनोमियल हमारा 4 आ गया। इसको भी माइंड में रखना है, क्योंकि ये वैल्यू हम यहाँ फॉर्मूले में पुट करेंगे। अब नेक्स्ट हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू निकालेंगे। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसे निकलेगा बच्चा, देखो जीरोस क्या है इसके, 2 अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 बीटा प्लस 1। ओके, अब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 अल्फा को पहले 2 बीटा से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये हो जाएगा 4 अल्फा बीटा। ओके, फिर 2 अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा। ओके, प्लस 1 को 2 बीटा से, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 2 बीटा, और 1 को फिर 1 से प्लस 1। अब देखो बच्चा, इसमें अल्फा बीटा बन रहा है 4 अल्फा बीटा, तो इसको हम अभी एज इट इज लिख देते हैं जैसे है ये। लेकिन 2 अल्फा प्लस 2 बीटा में से 2 कॉमन ले लें, तो ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा रहता है। ओके, तो ये हम अल्फा प्लस बीटा लिख देंगे, और प्लस 1 एज इट इज कॉपी होगा। अब ध्यान दो बच्चा, अल्फा बीटा की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी थी -2, तो 4 इंटू -2 प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमने क्या फाइंड किया बच्चा, 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1। अब 4 इंटू -2 -8, और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 प्लस 1। अब बच्चा -8 प्लस 2 क्या होगा, -6 और प्लस 1। अब -6 प्लस 1 -5 हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो सम ऑफ जीरो हमारे पास दोनों आ गए। अब ये वैल्यू रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला उसमें पुट कर दो, तो के एक्स स्क्वायर को ऐसे रख देंगे, सम ऑफ जीरो कितना है बचा, 4 माइनस 4x हो जाएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो -5। ओके, सो ये हो जाएगा के इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। तो दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। Please like and share the video and subscribe the channel. If one zero of the polynomial 2x square plus 13x is the reciprocal of the other, find the k। हमें एक पॉलिनोमियल दिया है 2x square plus 13x plus k, और हमें कहा है कि वन ऑफ द जीरो, एक जो जीरो है इस पॉलिनोमियल का, जीरो क्या होता है, जीरो वो वैल्यू होती है पॉलिनोमियल की जो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करें और पूरा पॉलिनोमियल इटसेल्फ जीरो हो जाए, ये माइंड में रखना। इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर जीरो, और दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है, तो उसके 2 जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं, तो 1 जीरो इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। और हमें क्या करना है, हमें फाइंड द के निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स से अज्यूम कर लेंगे। लेट पी ऑफ एक्स का मतलब है पॉलिनोमियल को हमने पी से रिप्रेजेंट किया, और वैल्यू ऑफ पी किस पे डिपेंड कर रही है, वैल्यू ऑफ एक्स से। पी ऑफ एक्स का मतलब ये होता है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ एक्स। अब हम नेक्स्ट एज्यूम करेंगे, लेट जीरो पी ऑफ एक्स आर अल्फा एंड बीटा। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, मैंने अल्फा एंड बीटा ले लिया, यू कैन टेक ए एंड बी। ओके, तो अब नेक्स्ट टाइम इस टाइप के क्वेश्चन में फाइंड करेंगे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब सम ऑफ जीरो क्या रहेगा, इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो किस फॉर्म में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है। अब अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो बी की जगह हमें क्या दिख रहा है बच्चा, 13 है ना, एक्स का कोफिशिएंट प्लस 13, फॉर्मूले में यहाँ माइनस है,
और b की जगह मैंने 13 डाल दिया तो b 13, और a किसका कोफिशिएंट है x स्क्वायर का, और गिवन पॉलिनोमियल में x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा 2 है, तो -13/2 सम ऑफ 0 हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है, c/a। ये फॉर्मूले आपको लर्न करने होंगे। c यानी कि कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। अब c को देखें, c यहाँ कांस्टेंट टर्म है, पॉलिनोमियल में देखें तो c क्या है, k है ना, यस सर k है, तो हम इधर k लिख देंगे c की जगह, और इंस्टेड ऑफ a यानी कि x स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, 2 है ना, तो k/2, तो प्रोडक्ट हो गया k/2 और सम ऑफ 0 ही हो गया। अब क्वेश्चन में हमें कंडीशन क्या दी है, ध्यान से समझना, 1 0, वन ऑफ द 0 यानी कि अल्फा मान लो, फर्स्ट वाला 0, ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू किसके इक्वल है, इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर 0 कौन सा, बीटा। अब बीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, जैसे मान लो बीटा/1 लिख सकते हो, और इसका रेसिप्रोकल होता है 1/बीटा, तो अल्फा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ अदर यानी कि अदर 0 बीटा है, तो 1/बीटा, अल्फा इज इक्वल टू 1/बीटा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो ये हमारा बनेगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 × 1 1। ओके, अब अल्फा बीटा तो हमने फाइंड करा ही है, अभी क्या फाइंड किया बच्चे, देखो इधर अल्फा बीटा इज इक्वल टू k/2, तो हम ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ओके, अल्फा बीटा की जगह हम k/2 लिख देते हैं, और इज इक्वल टू 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, 1 into k, दिस इंप्लाइज दैट 1 into k, 1 मल्टीप्लाई एनी नंबर इज नंबर इटसेल्फ, तो k को अगर 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आंसर k आएगा, और 2 को 1 से करो, अगेन 2 को 1 से करेंगे तो आंसर 2 आएगा। सो फाइनली वैल्यू ऑफ k इज 2।